हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल LK केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारे NCERT की बुक्स हमने लिया है। लेसन नंबर 2, बहुपद, पोलिनोमियल्स। तो ये बहुपद का टॉपिक है, ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यान से देखना, बिना स्किप किए हुए, और एक एक कंसेप्ट को ध्यान से समझते हुए नोट करना। यदि कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप उसके लिए कमेंट करना कि ये बात समझ में नहीं आई। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना। और हाँ, अंत में वीडियो को देखने के बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अभी मत सब्सक्राइब करना, बाद में सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। बहुपद। बहुपद जैसे नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी है, बहुपद जिसके अंदर पद होंगे और बहु का मतलब अधिक पद होंगे, जिसके अंदर बहुत सारे पद होंगे उसको बोलते हैं बहुपद। अब पद के लिए एक जरूरी होते, पद से पहले हमें चर अचर के बारे में पता होना चाहिए। चर क्या होते और अचर क्या होते हैं। अचर व चर। अचर पद होते हैं, एक चर पद होते हैं। चर पद अज्ञात पद के लिए हम बोलते हैं। अज्ञात, जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं होती उसके लिए हम मान लेते हैं। तो उनको जब हम मानते हैं, सपोज हम मानते हैं समुद्र में मछली कितनी होगी, तो उनके लिए हम मानते हैं, कोई राशि मानते हैं XYZ। तो जो चीज़ हमें ज्ञात नहीं होती उसके लिए हम कोई पद मान लेते हैं, तो उनको हम XYZ इस तरह से निरूपित करते हैं। और चर का मतलब जैसे हम कहते हैं क्लास 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो जो चीज़ हमें ज्ञात है उसके लिए हम अचर राशि यूज करते हैं। अचर राशि में क्या हो सकता है, 2, 3, 5 इस तरीके से हो सकती है। क्लियर बात। तो चर और अचर दोनों को मिलाने से, चर प्लस अचर दोनों को मिलाने से एक पद बनता है। दोनों को मिलाने से एक पद बनता है। जैसे उदाहरण के आधार हम कह देंगे 2x, तो 2 क्या होगी इसमें अचर और x क्या होगी इसमें चर। दोनों को मिलाने से एक पद बन गया, इसको बोलते हैं एक पद। इसको बोलते हैं हम एक पद। और यदि इसमें हम कोई अन्य पद और जोड़ दें, सपोज 3 कर देंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विपद। और यदि हम इसमें y जोड़ देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ये त्रिपद हो जाएगा। क्लियर बात। तो पदों का व्याख्या इस तरह से होते हैं। पदों में क्या होते हैं, हमारे चर तथा अचर दोनों मिले होते हैं और एक व्यंजक बनाते हैं, एक व्यंजक बनाते हैं। क्लियर बात। और बहुपद में मतलब बहुत सारे पद होंगे, बहुत सारे पद होंगे, उसको हम बोलते हैं बहुपद। मान लिया हमने लिख दिया 2x + y + 3, तो इसको हम कह सकते हैं ये एक बहुपद है। ठीक है। और एक बात और, बहुपद में अब इसमें जो चर व अचर है, तो जो राशि चर होती है उसकी जो घात होती है, चर की जो घात होती है वो इसकी डिग्री को परिभाषित करते। चर की घात बराबर होता है बहुपद की डिग्री, बहुपद की डिग्री। इसमें चर की घात कितनी, अधिकतम 1 है यहाँ पर, तो बहुपद की डिग्री कितनी होगी यहाँ पर, 1 हो जाएगी। बहुपद की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर बात। अच्छा, एक बात ध्यान से समझना, जो बहुपद होता है उसमें 2 या 2 से अधिक पद संयुक्त रहते हैं, उसको हम बोलते हैं बहुपद। क्लियर है। अच्छा, और बहुपद हमारे रेखिक बहुपद भी होते हैं। रेखिक बहुपद जिसमें जैसे 2x + 3 लिख दिया, इसमें चर की घात 1 है, इसलिए हम बोलते हैं इसको रेखिक बहुपद। और एक होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होगी, चर की घात 2 होती है, उसको बोलते हैं सपोज 2x² + 3 इसको कहते हैं। तो इसमें चर की घात कितनी है, चर की घात है इसमें 2, इसलिए इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। एक हो सकता है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में चर की घात 3 होती है, 3y² + 4 ये हो सकते हैं। तो चर की घात कितनी यहाँ पर, चर की घात है यहाँ पर 3, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्लियर बात। तो इस तरह से हमारे बहुपद होते हैं। और एक थोड़ा सा अंतर और समझना, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण होती है। एक होता है द्विघात बहुपद।
इनमें अंतर समझना। बहुपद तो मतलब दो या द्विघात में जिसमें दो पद जुड़े रहेंगे केवल, जैसे 2x² + 3, ये तो हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। लेकिन अगर समीकरण की बात करते तो समीकरण में कोई दायां पक्ष भी होगा, समीकरण में कोई दायां पक्ष भी होगा, या इसके बराबर कोई संख्या लिखी होगी जैसे 0, तो ये द्विघात समीकरण होगा। समीकरण में मतलब दायां पक्ष होगा कुछ, और द्विघात बहुपद में दो पद जुड़े रहते, ये फर्क है इनमें। क्लियर बात। अच्छा, अब इनमें एक चीज़ पूछी जाती है, हमारे एग्जाम्स में भी आती है, वो द्विघात वाले चैप्टर से आते हैं कि द्विघात की गुणांक कितने, चर के गुणांक कितने होते हैं, या इसके शून्यंक के विषय में जानकारी हमें हासिल होनी चाहिए, या शून्यंक से पहले हमें एक जानकारी और होनी चाहिए कि इसकी हम घात को कैसे पहचानते हैं, या इसका ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जानकारी हमें हासिल होनी चाहिए। अब इसको रब कर देते हैं, इसको नोट कर लेना आप। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हम समझ सकते हैं कि इसके शून्यंक कितने हो सकते हैं। सपोज हमने लिख दिया y = px, ये एक हमारा द्विघात, ये कोई बहुपद है। अब इस बहुपद में हमें इसके शून्यंक ज्ञात करने हो, तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना हमारे ग्राफिकल निरूपण की जानकारी होनी चाहिए। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। क्लियर है। अब जैसे समीकरण y = px, यानी y जो फंक्शन है x का फंक्शन है, y जो फंक्शन होगा x का होगा। तो इसका जब हम निरूपण करेंगे ग्राफ पर तो देखेंगे x को कितनी जगह ये प्रतिच्छेद करता है, यानी x को जितनी जगह काटता है वो उसके उतने ही शून्यंक होते हैं। सपोज हमने ऐसे बना दिया ये, अब ये एक कर्व बना दिया। अब देख लिया इसमें x को ये कर्व कितनी जगह काट रहा है, देखो एक बिंदु ये होगा और एक बिंदु ये होगा, दो जगह इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इसके शून्यंक कितने हो गए, 2 हो गए, यानी 2 पॉइंट ऐसे जहाँ पर वो प्रतिच्छेद कर रहा है x को। अगर हम इस तरह से बना दें, ऐसे बना दिया, अब यहाँ पर हम चेक करें x को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3 4, तो 4 क्या हो गए इसके शून्यंक हो गए। बात समझ में आ रही। जितनी जगह x को ये इसका कर्व प्रतिच्छेद करता है वही उसका शून्यंक कहलाता है। क्लियर बात। अब इस तरह की एक्सरसाइज हमारे NCERT से हम कोई ले लेते हैं जिसके आधार पर हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर बात। अब हमारी एक्सरसाइज ये 2.1 दे रखी, 2.1 में कुछ कर्व प्लॉट कर रखे हैं। देखो एक कर्व ये है, इसमें इन्होंने ये कर्व प्लॉट कर दिया। एक कर्व हमारे पास ये है, एक कर्व हमारे पास ये है, और भाई एक कर्व हमारे पास ये है, एक कर्व हमारे पास ये है, और एक कर्व हमारे पास इस तरह से दिया है। क्लियर है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 का ये पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y = px है, y = px, नीचे आकृति में दर्ज प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंक ज्ञात करने। अब इसके हमें शून्यंक ज्ञात करने, देखो एक एक को समझते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हम जानते हैं ये x होता है, ये हमारा y होता है। ठीक है। अब देखते हैं x पर ये कर्व इसको प्रतिच्छेद कितने बिंदु पर कर रहा है। अब ये कर्व है, ये x पर इसको कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, केवल y को प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब इसके शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य कितने हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितनी जगह x को ये प्रतिच्छेद कर रहा है। x ये तो y को ये केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 1 हो जाए, क्योंकि एक जगह ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। क्लियर बात। अच्छा, अब इसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं इस ग्राफ में ये x कितनी जगह प्रतिच्छेद, 1 2 3, ये x है ये y है, तो ये इसके शून्य कितने हो जाएंगे भाई, इसके शून्यंक हो जाएंगे 3।
3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 जगह, तो इस कितने हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 जगह प्रतिच्छेद करा, तो इसके शून्य अंक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे इसके। अब यहाँ पर चेक कर देखो, 1 2 3 4 5 जगह टच हो रहा है ये, तो इसके शून्य अंक कितने हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। क्लियर बात। तो इस तरीके से हम शून्य अंकों को आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा जानकारी होनी चाहिए ग्राफ की, और ग्राफ में भी जानकारी बिल्कुल मामूली सी जानकारी ये है कि x को यदि y जो फंक्शन हो x का हो, x पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, उतनी ही जो संख्या होगी वो उसके क्या कहलाते हैं, शून्य अंक कहलाते हैं। क्लियर बात। तो आप इसको ज़रा एक बार साफ साफ नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्य अंकों और गुणांकों में क्या संबंध होते हैं। क्लियर। जैसे हम रैखिक बहुपद है कोई हमारा, रैखिक बहुपद ax + b, यदि इसके शून्य अंकों में हम संबंध निकालें, इसके शून्य अंक ज्ञात करें, यदि ax + b के शून्य अंक देख हम, तो इसके शून्य अंक क्या हो जाएंगे, शून्य अंक से मतलब है x की वैल्यू हम जब निकाल लेंगे तो क्या निकालते हैं, x की वैल्यू, कि x की वैल्यू हो जाएगी -b/a हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b/a। क्लियर बात। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम द्विघात बहुपद की बात करेंगे, द्विघात बहुपद, सपोज ax² + bx + c, इस तरह का कोई द्विघात बहुपद हो, तो द्विघात बहुपद के यदि शून्य अंक के शून्य अंक, अच्छा एक बात और ध्यान रखना आपने, रैखिक बहुपद है तो उसके शून्य अंक कितने हो गए, 1 हो गए, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होगी, 1, उसके x की घात कितनी होगी, 1। और यहाँ पर हम बात करें द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसके शून्य अंक भी कितने हो गए, 2 हो गए। के शून्य अंक अल्फा व बीटा माना, हमने माना इसके शून्य अंक क्या है, अल्फा व बीटा, तो इनके बीच क्या संबंध है, कैसे ज्ञात करते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो हम पहले लिखते हैं शून्य अंकों का योगफल, मतलब अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा, -b/a बराबर होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इस तरह से हमें याद रखने पड़ेंगे। -b, देखो इसमें x का गुणांक कितना b और x का गुणांक कितना a, -b/a बराबर -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से हम सूत्रों को आसानी से याद करेंगे। शून्य अंक योगफल बराबर होगा अल्फा + बीटा बराबर होगा -b/a बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। क्लियर। अच्छा, अब दूसरा संबंध हम ज्ञात करते हैं, शून्य अंकों का गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा, इनके आपस में गुणा कर देते हैं तो बराबर आता है c/a बराबर, c का मतलब है यहाँ पर ये अचर पद बटे x² का गुणांक। क्लियर है। इन दो सूत्रों की सहायता से हम इनके शून्य अंकों के मध्य संबंध ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर बात। अच्छा, यदि हम शून्य अंकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात हो तो क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाता है कि द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। तो द्विघात बहुपद बनाने का भी एक सूत्र है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। द्विघात बहुपद बराबर होगा x² होगा, चूंकि द्विघात है x की घात 2 होगी, x² माइनस शून्य अंकों का योगफल इंटू x प्लस शून्य अंकों का गुणनफल, ये सूत्र होगा। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, x² माइनस शून्य अंक योगफल क्या होगा अल्फा + बीटा इंटू x प्लस शून्य अंक गुणनफल क्या होगा अल्फा बीटा। ये एक फॉर्मूला बन जाता है इनका। इस फॉर्मूले की सहायता से हम अपनी प्रश्नावली को आसानी से हल कर पाएंगे। क्लियर बात।
इन तीनों फॉर्मूले को आप आसानी से नोट करो साफ साफ तरीके से, और इन तीनों फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करो। देखो कैसे याद करते, शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, बराबर माइनस बी का मतलब एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यंक गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल। क्लियर है? इसको हम इस तरीके से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इन सूत्रों को आप ध्यान से नोट कर लीजिए। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन दिए हमारे शून्यंकों के मध्य जो संबंध के हमने फॉर्मूले लिखे उन पर आधारित था कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। अब उनको हम कैसे ज्ञात करेंगे उनको ध्यान से समझ लेना। जैसे ये दिया फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसकी तुलना करो, इसकी की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर तो a बराबर कितना आएगा यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणा कितना 1 a है और यहाँ पर एक्स गुणा कितना 1 है। ठीक है, और b बराबर कितना आ गया यहाँ से, b बराबर कितना आ जाएगा -2, यानी b का मतलब x गुणा कितना b, तो b की जगह क्या लिखा है x गुणा कितना -2, और c की जगह क्या आया -8, और c बराबर कितना आया -8। क्लियर? इस तरह से हम तुलना करते हैं। और अब तुलना करने के बाद हम क्या करेंगे, शून्यंकों के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे, यानी शून्यंकों का योग का सूत्र क्या हो, -b अपॉन ए। हमने अभी बताया आपको -b/a, तो b का मान कितना है 2, -2 माइनस पहले से ही बटे a का मान कितना 1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी 2। ठीक है, और दूसरा शून्यंकों का गुणनफल, इसका सूत्र क्या बता, c अपॉन a, और c का मान कितना है -8 अपॉन a का मान कितना आया हमारे पास 1, बराबर कितना आ जाएगा -8। तो ये इसके आंसर आते हैं। शून्यंकों का योगफल कितना आएगा 2 और शून्यंक गुणनफल कितना आएगा -8। समझ में आई बात? ठीक इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर पाएंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से। देखो इसको कैसे करते हम यहाँ पर अगर हम तुलना करेंगे, a का मान कितना आ रहा है 4, b का मान कितना आ रहा है यहाँ से -4, c का मान कितना आ रहा है 1, तो शून्यंकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो -b/a, -b यानी -b की जगह क्या 4 माइनस अपॉन a का मान कितना 4, तो 4 से 4 कटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी 1 आएगा। इसी प्रकार अल्फा बीटा यानी शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करें, अल्फा बीटा बराबर क्या होगा c/a, c का मान कितना आ रहा है 1, a का मान कितना आ रहा है 4, 1/4, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार हम इसकी बात करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है, ये 7x है यहाँ से। अगर इसकी भी तुलना करेंगे हम, तो a बराबर कितना आएगा भाई यहाँ से 6, b बराबर कितना आएगा, b का मतलब x का गुणांक कितना -7, और c का मतलब कितना -3। ठीक है, शून्य का योगफल क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a, b का मान कितना माइनस सूत्र का -7/a का मान कितना 6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस की माइनस से गुणा करते तो कितना आता है प्लस। इसी प्रकार अल्फा बीटा हम ज्ञात करें, कोमा अल्फा बीटा का मतलब c/a यानी शून्यंकों का गुणनफल, c का मान कितना है -3, a का मान कितना 6, तो बराबर आ जाएगा -1/2, 3 दूनी 6। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से कर पाते हैं। अच्छा, और अब हम इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर a का मान कितना भाई, a का मान कितना 4 है, b का यानी ये x के रेस्पेक्ट में द्विघात है, और b का मान यानी x की u की घात यहाँ 1 है, तो b का मान कितना है यहाँ से 8, और c का मान 0। अब इन तीनों मानों को सूत्र में हम रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम तुलना करके दिखा देते हैं इस सवाल में,
a का मान कितना 1, t की घात 2 है तो एक इसका मान a का मान होगा 1 और b का मान होगा यहाँ 0 और c का मान हो जाएगा यहाँ पर -15। क्लियर है? इन तीनों मानों को सूत्र में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हम चेक करते तो यहाँ पर a का मान कितना आ रहा है 3, b का मान कितना आ रहा है -1, x का गुणा कितना -1 और c का मान कितना यहाँ पर -4। तो इन तीनों मानों को हम सूत्र में रखेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से नोट करना। तब हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं इसी एक्सरसाइज का। इसी एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात की करने हैं जिनके शून्यंक योगफल और गुणनफल हमें दिया है। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात जिसके शून्यंक योगफल तथा गुणनफल क्रम से 1/4, 1/4/1 -1। ठीक है, यानी शून्यंकों का योगफल बराबर दिया 1/4 और शून्यंकों का गुणनफल बराबर दिया -1। ये एक प्रॉब्लम दी हमें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है अभी हमने बताया। द्विघात बहुपद बराबर होगा हमारा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, x² माइनस शून्यंकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यंकों का गुणनफल। क्लियर बात? अच्छा, सूत्र मान रखो x² माइनस शून्यंक योगफल कितना दिया 1/4 इंटू x प्लस शून्य गुणनफल कितना दिया 1 प्लस -1। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा x² माइनस 1/4x -1। ये हमारा सूत्र, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से कोई भी हम प्रॉब्लम ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं हम। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। एक में दे रखे हमको √2 सेकंड में ही, √2 तो दिव और 1/3। √2 तो दिया हम शून्यंकों का योगफल और शून्य गुणनफल दिया 1/3। तो इसको हम जब सूत्र में लिखेंगे तो द्विघात बहुपद बनेगा इसका। द्विघात बहुपद बराबर आ जाएगा हमारा x² माइनस शून्य का योगफल। योगफल कितना दिया √2 इंटू x प्लस शून्यंकों का गुणनफल, प्लस शून्य गुणनफल कितना दिया 1/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा हमारे। क्लियर है? तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को आसानी से हल कर पाते हैं। प्रॉब्लम बहुत ही आसान होती है बशर्ते अगर हमारे सूत्र ठीक से हमें याद हो, सूत्रों का प्रयोग करना आ जाए। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि कोई बात फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम कमेंट पढ़कर अगली वीडियो में आपका समाधान दे सकें। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। और हाँ, वास्तव में आपने वीडियो से कुछ प्राप्त किया तो अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग का बटन दबाना और नोटिफिकेशन को ऑल पे एक्टिवेट करना ताकि हमारी जो भी अगली वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। ओके, थैंक यू।